मेरा नाम राशिद है और जेहलम के करीबी इलाके से ताल्लुक़ है। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है और एक मुतवस्सित ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। यही वजह है कि एक मज़बूत जिस्म का मालिक हूँ और 6 फुट के करीब कद है। रंगत भी निखरी हुई साफ़ है, यानी एक वजीहा खूबसूरत इंसान में जो खूबियाँ होती हैं वो सब मुझ में मौजूद हैं। ये आज से कोई 6 साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी कि मेरी बीवी के खालू का इंतकाल हो गया, तो मुझे और मेरी बीवी को मातमदारी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। दिसंबर की सख्त सर्दी के दिन थे और उन दिनों धुंध भी बहुत पड़ रही थी और शाम का वक्त था जब हम वहां पहुंचे। मैयत घर में ही रखी थी। मर्दों के बैठने का एक तरफ इंतज़ाम था, जबकि तमाम औरतें मैयत के गिर्द ही इकट्ठी थीं। तमाम माहौल वैसा ही था जैसा एक आम मैयत वाले घर का होता है। मैं भी एक तरफ चटाई पर अलथी पालती मारे बैठा था। इतनी में एक छोटा सा बच्चा आया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा कि आपको अगर खाना खाना है तो मेरे साथ चली। भूख जोरों की लगी हुई थी। मैं उठकर साथ हो लिया और पड़ोस के ही घर में खाने का इंतज़ाम किया गया था। खाना खाने के बाद वापस आया तो देखा मेरी बीवी मुझे तलाश कर रही थी। मैंने जाकर इससे पूछा तो इसने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और रात भी बहुत लंबी है, अब मेरे साथ आए। मैं कही आपको चारपाई लगा देती हूँ, अब थोड़ा आराम कर ले। मैंने पहले तो इससे मना कर दिया कि ऐसा करना मुनासिब नहीं, फिर ये सोच कर के आखिर कब तक जाग सकूंगा मैं इसके साथ हो लिया। हम जिस कमरे में भी जा रहे थे सबके सब सोने वालों से भरे हुए थे। आखिर हम सबसे आखिरी वाले एक कमरे में पहुंचे तो देखा वहां भी एक छोटी सी चारपाई पर 3-4 बच्चे पड़े सो रहे थे और वहां किसी और चारपाई के रखने की गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि वो एक छोटा सा कमरा था जिसे देहातों में अक्सर लोग स्टोर रूम या फिर संदूक वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी संदूक वगैरह ही पड़े हुए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं उन बच्चों के साथ ही सिमट कर सो जाता हूँ, तो मेरी बीवी ने कहा अब इधर ही ठहरे, अगर कहीं और जगह ना मिली तो फिर उधर ही सो जाना। ये कहकर वो दूसरी जगह ढूंढने चली गई, जबकि मैं जूते वगैरह उतार कर बच्चों के साथ ही लिहाफ के अंदर हो लिया। थोड़ी ही देर में मेरी बीवी बताने आई कि और कोई जगह नहीं है, उधर ही गुजारा करना पड़ेगा। मैंने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा सबको सुलाती रहूगी, खुद का सोने का इरादा नहीं है क्या? इसने बाजू छुड़ाते हुए कहा हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कहाँ जगह मिलती है। तो मैंने इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा जान मन उधर ही सो जाना, दिल कुशादा होना चाहिए, जगह बहुत है। इसने भी भरपूर अंदाज में जवाब देते हुए कहा हाँ अब फिक्र ना करे, इधर ही आ जाऊगी, लेकिन थोड़े काम निपटा लूँ। साथ ही कान में सरगोशी करते हुए कहा कि होश करे, दरवाजे के करीब ही सायमा भी खड़ी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो सायमा दरवाजे में ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और लिहाफ को फौरन मुंह पर डाल लिया। अभी आपको बताता चिल्लों कि सायमा कौन है। तो सायमा मेरी बीवी की दूसरी खाला की बेटी है। 19 साल उम्र है, लेकिन जिस्म की बनावट और कद काट से 21 साल की लगती है। साफ शफ़ाफ रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ियों जैसे होंठ, भरा भरा जिस्म, सच में कुदरत का शाहकार है। इसकी तमाम कज़न्स में सबसे ज़्यादा मेरी बीवी से बुनती थी और मेरी बीवी इसकी मूसा फेवरेट पर्सनैलिटी है। इसीलिए इसे जब भी कहीं मौका मिलता मेरी बीवी से ही चिमटी रहती थी और आज भी वो मेरी बीवी के साथ साथ थी। मैंने लिहाफ पर ओढ़ा तो गर्म गर्म लिहाफ ने बहुत आराम दिया। कुछ ही देर में मुझे नींद ने आ लिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मेरी आँख खिल गई। मेरी बीवी मुझे धक्का देकर बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी। धक्के क्यों दे रही हो, आराम से घुस आओ। मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाने के अंदाज में इसे कहा तो वो बोली थोड़ा सिमट ले, मैं अकेली नहीं हूँ, सायमा भी मेरे साथ है। मेरी बीवी ने गर्दन से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या सायमा तुम्हारे साथ है? नहीं भगाओ इस चुड़ैल को, ये यहाँ नहीं सो सकती। वैसे भी इस कमरे में इतनी जगह कहाँ है, पहले से ही 4 बच्चे पड़े हुए हैं और ऊपर से हम दोनों, यहाँ कोई जगह नहीं है। इसके लिए इसे कहो कहीं और जाकर जगह ढूंढे। मैंने सच में नाराज होते हुए कहा। मेरी बीवी ने फौरन कहा अच्छा अब नाराज ना हूँ, मैं इसका कुछ और इंतज़ाम करती हूँ। लेकिन वो चुड़ैल तो छलांग लगाकर चारपाई पर आ गई और बोली दिल कुशादा होना चाहिए, जगह बहुत है, कुछ देर पहले यही कहा था ना अपने राशिद जान। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन मेरी बीवी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा प्लीज कुछ मत कहिए, बस गुजारा करना है, एक ही रात की बात है। वैसे भी हम कोई वलीमा अटेंड करने नहीं आए हुए, मातमदारी के लिए आए हैं, कुछ मुश्किल तो बर्दाश्त करनी ही होगी।
अब इस वक्त तक मेरे वहम गुमान में भी कभी इसके बारे में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया था, इसीलिए मैं भी खामोश हो गया। पर बीवी से इतना कहा कि उन छोटे बच्चों को तो यहाँ से उठाकर उनकी माँ के पास फेंकाओ। बच्चों को उनकी माँ के साथ सुलाने के बाद मेरी बीवी भी आकर उधर हमारे साथ ही लेट गई। रात काफ़ी बैठ चुकी थी और सर्दी भी बहुत थी, इसीलिए लिहाफ में घुसते ही सबको नींद ने ले लिया। हमारी पोजीशन कुछ यूं थी कि मैं दाएं करवट पर अपनी बीवी की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और मेरी बीवी का मुंह मेरी तरफ था, जबकि साइमा मेरी बीवी के इस तरफ पीठ के बिल सीधी लेटी हुई थी। आपको बताता चिल्लों कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं था जब साइमा मेरे इतनी करीब हो, बल्कि कई दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका था कि वो और दूसरे बच्चों के साथ मेरे पास बैठी हो, लेकिन वो सब तो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता था, और वैसे भी मेरा इसके बारे में कोई ऐसा ख्याल ही नहीं था। अभी सोए हुए कोई घंटा 1.5 घंटा हुआ होगा कि मेरी आँख खिल गई और मुझे साइमा के बारे में अजीब ख्यालात आने लगे। तो मैं लिहाफ से निकलकर जंप करके चारपाई से उतरा और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में रहूंगा तो शायद रिलैक्स हो सकूं। मैं काफ़ी देर बाहर बस एक कमीज में ही यूं ही बैठा रहा, लेकिन मुझे सर्दी का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था। मैं यूं ही सर झुकाए बैठा था कि अचानक मेरे कंधे पर मुझे किसी हाथ का महसूस हुआ। मैं वैसे ही सर झुकाए बैठा रहा, लेकिन अचानक जो आवाज़ मेरी समातों से टकराई, इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये साइमा की आवाज़ थी जो मुझसे कह रही थी, मैं ऐसे सर्दी में यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। मैंने सर घुमाकर हैरानी से इसकी तरफ देखा और मुझसे कुछ नहीं बोला। वो मेरे सामने आकर फिर बोली, क्या बात है राशिद जान, अब कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने थोड़े रूखे अंदाज से इसे जवाब दिया, नहीं कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है राशिद जान जो अब इस सर्दी में यूं बैठे हुए हैं। वो अपना बाजू मेरी गर्दन के गिर्द डालकर मेरे करीब बैठते हुए बोली, कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ अंदर जाकर आराम से सो जाओ, यहाँ सर्दी बहुत है और तुम बीमार पड़ जाओगी। मैंने इसी रूखे अंदाज से इसे तकरीबन डांटते हुए कहा, नहीं लगती मुझे सर्दी और ना मैं जाऊगी जब तक कि आप बताते नहीं कि बिस्तर छोड़कर आप यहाँ सर्दी में क्यों बैठे हैं। वो मेरे साथ मजीद चिपकती हुई किसी ढीठ बच्चे की तरह जिद करने के अंदाज में बोली। मैंने भी इसका हाथ झटकती हुए मजीद गुस्से से कहा, कह दिया कुछ भी नहीं हुआ मुझे, अब जाओ, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। इसका इतना करीब होना मुझको मजीद परेशानी दे रहा था, लेकिन मैं फिर भी खुद को कंट्रोल किया हुआ था, जबकि साइमा किसी शैतान की तरह मुझ पर हावी हो रही थी। मैं सब्र के इस इम्तिहान में सुरखरू रहना चाहता था, लेकिन सब्र की इस दीवार को इस वक्त जोर का धक्का लगा जब साइमा ने मेरे गुस्से के जवाब में मेरे हाथ को चूमते हुए कहा, राशिद अब मेरे साथ गुस्सा ना करे, बल्कि आप अपनी प्रॉब्लम बताए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसके ये अल्फाज इतने प्यार से कहे गए थे कि मेरी आँख से आंसू बह निकले। मैं मुझसे कुछ भी नहीं बोला, बस गर्दन झुकाए ज़मीन की तरफ देखे जा रहा था। बताएं ना राशिद जान, अब इतने परेशान क्यों हैं? एक बार फिर इसने इसी प्यार के साथ मेरे चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए पूछा, और इसी वक्त इसे मेरे बहते हुए आंसुओं का भी एहसास हुआ। तो अब रोते भी हो, इतने बड़े हो गए अब और हरकतें बच्चों जैसी, लगता है कोई बड़ा मसला दरपेश है जो ये हालत हो रही है। अब ये ड्रामाबाजी बंद करे और अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ साफ साफ बता दे, वरना कसम से मैं भी अब से फिर कभी कोई बात नहीं करूंगी। अगर आज अपने दिल की बात नहीं बताई। वो मुसलसल बोले जा रही थी और मैं अजीब कश्मकश में डूबा सिर्फ इसी को ही सुने जा रहा था। ये सोच मुझे पागल किए जा रही थी कि इस बेवकूफ़ लड़की से कैसे पीछा छिड़वा है, इसको कैसे बताऊं कि मेरी इस हालत की वजह क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मैं उन्हीं सोचों में गर्क था कि इसकी आवाज़ एक बार फिर मेरे कानों से टकराई, अच्छा तो फिर आप नहीं बताएंगे, आपका फैसला अटल है ना? अच्छा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं भी फिर अब से कभी बात नहीं करूंगी। साइमा ये कहते हुए उठी तो मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने इसे कलाई से पकड़कर फिर अपने करीब बिठा लिया तो वो बड़े तजस्सुस से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। देखो, ये बात ऐसी है कि मैं तुमसे नहीं कह सकता, आखिर मेरी जुबान से कुछ अल्फाज अदा हो ही गए। आखिर क्यों साइमा ने मेरी बात खत्म होने ही ना दी और क्यों का सवाल फिर बीच में ले आई। राशिद, अब मुझे अपनी दोस्त समझी, फिर किसी भी रिश्ते की हैसियत में अपने दिल की बात कह दे। मैं इसके चेहरे पर नजरें जमाए उसी को ही टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था और दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि इसे बोल दूं खामोश रहूं। अचानक मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरे इस अमल पर इसे एक शदीद झटका लगा और एक जोरदार झटके से इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया
اور اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا راشد جان۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے کہا تمہیں ضد تھی نہ کہ میں اپنی پرابلم تم سے شیئر کروں، یہی میری پرابلم ہے۔ سائمہ بت بنی کھڑی تھی، شاید اسے میری اس حرکت کی مجھ سے بالکل بھی توقع نہیں تھی، میں خود حیران تھا کہ میں نے ایسا کیسے کر دیا۔ سائمہ میں اسی لیے تم کو نہیں بتا رہا تھا، جانتا تھا کہ یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، لیکن کیا کرتا، تمہارا اصرار اور ضد اتنی بڑھ گئی تھی۔ وہ ابھی تک خاموش تھی جبکہ بائیں ہاتھ سے میں اس کا ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور سائمہ اب کچھ نہیں بول رہی تھی جبکہ میری زبان اب چل پڑی تھی۔